स्टडी करेंगे बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। अभी तक जो स्टडी कर रहे थे आप उसमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना होता था या वेक्टर सब स्पेस। आज हम लोग लेकर चलेंगे एक वेक्टर स्पेस। जैसे सपोज करिए एक वेक्टर स्पेस है और इसमें एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा ऐसे वेक्टर्स इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं। तो इसमें एक सेट हमारा एस होगा, ठीक है। एस एक्चुअली में सबसेट ऑफ वी है। एस में जो एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे कहाँ से? वी से ही आएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए 1 0 0 एक ले लिया जाए, 0 1 0 ले लें आप, और 0 0 1 ले लें। 3 वेक्टर्स आपने ले लिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे लिए एस, तो इसको हम बेसिस कहेंगे कि ये बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस है। कब कहेंगे? इसमें दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिफाई करें, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस एंड एस इज अ सबसेट ऑफ वी। एस क्या है? सबसेट ऑफ वी। such that, इस प्रकार का, such that S consists of linearly independent vectors, that is S is Li। यानी S कैसा होना चाहिए? linearly independent। इसको linearly independent होना चाहिए। और linearly independent का कंसेप्ट आपको पता है कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक। दूसरा क्या होना चाहिए S के अंदर कि Ls is equal to V। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Ls equal to V यानी कि V के सारे वेक्टर S की स्पैनिंग में आ जाए। Ls इज इक्वल टू वी है ना। वैसे तो ये स्पैन करेगा, जब ये स्पैन करेगा तो Ls, तो Ls में कौन से वेक्टर आएंगे? Ls में v के वेक्टर आएंगे और वो आएंगे जो s के वेक्टर्स में कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। s के वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा 1 कहते हैं, इसको अल्फा 2 कहते हैं, अल्फा 3 कहते हैं, तो Ls में वो वेक्टर्स आएंगे v से जो कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेसिबल होंगे, ठीक। ये तो बात आपने पढ़ी थी कि Ls क्या होता है, डेफिनेशन से हो गया। लेकिन Ls इक्वल टू V हो जाना ये क्या इंडिकेट करता है? कि V के सारे एलिमेंट Ls में आ जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। मींस ये S जो है वो स्पैन कर रहा है किसको? V को। इट मींस all the elements of V is expressible as a linear combination of the vectors in S, all elements of V। ये नहीं कि दो चार एलिमेंट हो और Ls हमारा सबसेट बन जाए V का। Ls को यहाँ सबसेट नहीं होना है, Ls को यहाँ पर इक्वल होना है किसके? V के। अभी डेफिनेशन लिखिए कि Ls इक्वल टू V, दैट इज ईच वेक्टर इन V, ईच वेक्टर, all vectors in V is a linear combination of vectors in S, that is S generates V। यानी S जो है V को जनरेट कर रहा है। Then S is called the basis set of V and is denoted by B। और किससे डिनोट करते हैं? B से। अब ये हम जो S यूज कर रहे थे इसकी जगह हम लोग B यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी ऊपर S लिखा, लेकिन बाद में जब ये दोनों चीजें क्वालिफाई हो जाएंगी, आपकी लीनियरली इंडिपेंडेंसी क्वालिफाई हो जाएगी और Ls इक्वल टू V क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक। तब आप कहेंगे कि ये बेसिस सेट हमारा बन गया और इसको B से करेंगे। अब देखिए यहाँ जो हमने एग्जांपल लिया था S वाला आपका, इसको हम और क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 टुपल्स वाले वेक्टर हों 5 6 1, ठीक, 2 1 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट वेक्टर्स। तो इस समय जो प्रेजेंट टाइम पे हमने ये एग्जांपल लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो पहली बात तो ये Li है, चाहे आप चेक कर लीजिए। C1 अल्फा 1, अगर हम यहाँ राइटिंग करें कि C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 C3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब आप मल्टीप्लाई करिए, C1 अल्फा 1 लिखिए, तो C1 अल्फा 1 कितना है? 0 0। और अगर C2 लिखें और अल्फा 2 की वैल्यू 0 1 0 लिखें और C3 लिखें 0 0 1 लिखें इक्वल टू 0 0 0, 3 0 वेक्टर्स हैं। अब देखिए C1 ही आएगा, C2 ही आएगा और C3। क्यों? या यूं करें, मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको समझने मुश्किल हो। C1 यहाँ चला जाएगा, दूसरे वाले में आ जाएगा 0 C2 0, फिर आ जाएगा आपके पास 0 0 C3 इज इक्वल टू 3 zeros। क्लियर? अब आप जब इसको ऐड करेंगे, मतलब इधर वाले लेफ्ट साइड के 3 वेक्टर्स को, तो C1, C2, C3 सिंगल वेक्टर मिलेगा, क्योंकि C1 के साथ 0 जुड़ेगा, इसका 0 फर्स्ट को जुड़ेंगे।
पहले C1 है और दूसरे तीसरे में 0 0 है, ठीक, इक्वल टू 0 0 0। तो ये क्या इंप्लाई किया आपको कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर सेट S इज Li। Li हो गया, ये सेट B कर दीजिए, जो भी कहें आप, दोनों एक ही चीज है, ठीक। अब भाई बात कॉम्बिनेशन की कि क्या V के सारे वेक्टर्स कंबाइंड हैं। तो पहले एक दो चेक कर लीजिए, हम फिर टेक्निक बताते हैं आपको कि कैसे सारे वेक्टर्स को कहेंगे आप, ठीक। अब अगर 5 6 1 है वेक्टर हमारे पास, तो क्या ये 3 वेक्टर्स के फॉर्म में लिख पाएंगे आप? लिख लेंगे। देखो 5 टाइम्स 1 0 0 कर दीजिए और 6 टाइम्स 0 1 0 कर दीजिए, और यहाँ पर आप 5 6 1 है तो 1 टाइम ही रहेगा 0 0 1। क्लियर? तो देख रहे हैं 5 6 1 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 वेक्टर्स इन S। सही बात समझ में? तो ये एक वेक्टर आपका देखो लीजिए कंबाइन में हो गया। ऐसे 2 1 3 को लिखना हो तो 2 टाइम्स ऑफ 1 0 0 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 1 और प्लस अल्फा 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा 3 कर देंगे तो तुरंत 2 1 3 जनरेट हो जाएगा आपका, या लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेसिबल हो जाएगा। तो आप कहेंगे ऐसे एक एक करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक्चुअली हम करने वाले क्या है कि हम इसका जनरल वेक्टर उठा लेते हैं। यहाँ पर ये जो भी है इसका जनरल वेक्टर जो 3 टुपल्स का होता है वो होता है A, B, C फॉर एवरी A, B, C बिलोंगिंग टू R। हमने ABC से नोटेशन दे दिया। ABC कोई भी वैल्यू होगी रियल नंबर, वो इसी B में बिलोंग कर जाएगा, ठीक। तो क्या इस ABC जनरल वेक्टर को हम इस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कैसे? हमने ABC वेक्टर लिया, A टाइम्स ऑफ 1 0 0 लिख लिया, इसे 18 वेक्टर तो हमारे पास है एट प्रेजेंट इन दिस एग्जांपल, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया, B टाइम्स ऑफ 1 0 1 0 लिख लिया और C टाइम्स ऑफ 0 0 1 लिख लिया, दैट इज A अल्फा 1 लिख लिया और B अल्फा 2 लिख दिया और C अल्फा 3 लिख दिया। 10 अगर आप इस बात में लिखना चाहें फाइनली 10 LS इज इक्वल टू B because each vector is expressible as a linear combination of the elements in S, ठीक। तो दोनों प्रॉपर्टीज क्वालिफाई हो गई इसकी कि Li भी है और LS भी कर रहा है, इसलिए ये बेसिस सेट बनाएगा। आई बात समझ में? और जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे डायमेंशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 3। याद रखिएगा क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? देखिए एक चीज यहाँ पर ये भी बता दें डायमेंशन, और फिर हम बताते हैं और बातें आपको। वेक्टर स्पेस V is said to be a finite dimensional or finitely generated if there exists a finite subset of V, finite होना चाहिए, such that V is equal to LS and also S is Li. The number of vectors in S is called the dimension of the vector space. जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे उसे डायमेंशन कहा जाएगा, and will be denoted by dim V, DIM लिखते हैं, DIM with dimension के जैसे इस प्रॉब्लम में 3 था, dimension of is equal to 3. The space V and F is of dimension n. ये हमारा V3F एक्चुअली में हम लोग यहाँ 3 टुपल्स का लेके चल रहे थे तो is equal to 3 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा अब एक बात देखिए, अभी जो हमने आपका एग्जाम्पल यहाँ पर लिया था इसके बारे में हम एक दो बातें आपको और बता दें। इस एग्जाम्पल में 3 वेक्टर्स जो स्पेशली हमने लिए हैं वो ये लिए थे 1, ध्यान दीजिएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है वो क्या होता है 1 0 0, वाई एक्सिस का 0 1 0 और 0 0 1 जेड के लिए यूज करते हैं हम लोग, जेड एक्सिस के लिए। तो एक्चुअली में ABC एक स्पेस का पॉइंट हो गया। अगर कोऑर्डिनेट हम लोग जाते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में जा रहे हैं ना V3F, ABC स्पेस का हुआ तो वो इन्हीं तीनों से बनता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जैसे कभी आप लिखते थे इसको हम वेक्टर फॉर्म में ले जाएं अगर आपको तो क्या लिखोगे आप, एक्स एक्सिस के लिए I होता है और वाई एक्सिस के लिए J होता है यूनिट वेक्टर, और Z एक्सिस के लिए K होता है। तो अगर एक्स एक्सिस का देखा जाए I हुआ ना, J और K क्या हो जाएंगे 0, तो 1 0 0, और वाई एक्सिस के लिए J होता है तो 0 1 0, और Z एक्सिस के लिए K होता है, थर्ड होता है 0 0 1, राइट। तो एक्चुअली में अगर हम कभी लिखा भी करते थे कोई वेक्टर
2i + 3j + 4k, तब जाकर के पूरा कंप्लीट होता था। याद है आपको? अल्फा लिखो ए वेक्टर का 2i + 3j, 2 यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, y के 3 है और 4 यूनिट जो है आपका z एक्सिस के लॉन्ग। ये जो ijk का जिक्र हमने यहाँ पर किया, ये 1 0 0 0 1 0, देखिए ये बेसिस है, ये आधार है इसका पूरे। अगर देखा जाए हिंदी में बात करते हैं, बेसिस यानी आधार हो गया किसका? v का। और ये इसका एक नेचुरल बेस है, ये नेचुरल बेस हम कह रहे हैं, क्योंकि इन 3 वेक्टर्स के अलावा भी कोई 3 वेक्टर्स हो सकते हैं v से कोई भी 3 वेक्टर ऐसे हो सकते हैं जो बेसिस बना दें, लेकिन ये नेचुरल बेसिस नहीं बनाएंगे, नेचुरल नहीं होंगे वो, ये नेचुरल है। इसीलिए हम इनको अल्फा 1 डिनोट ना करके आगे से हम लोग इसको एप्सिलॉन 1 करेंगे, सिर्फ इसी वेक्टर को, किसको? 1 0 1 को, सबको नहीं। ये एप्सिलॉन 1 डिनोट करेंगे और इसको एप्सिलॉन 2 करेंगे और इसको हम एप्सिलॉन 3 करेंगे। इसको नेचुरल भी कहते हैं और स्टैंडर्ड बेसिस भी कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड बेसिस तो हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए कि स्टैंडर्ड बेसिस अगर 3 डायमेंशनल का है तो उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। 4 डायमेंशन का अगर होता तो 1 0 0 1 0 और बढ़ जाता, और दूसरा फिर एप्सिलॉन 2 आता तो 0 1 0 0 हो जाता, एप्सिलॉन 3 आता तो 0 0 1 और 1 0 और लग जाता। और एप्सिलॉन 4 की बात करते तो 0 0 0 और तब ये 1 लग जाता। आई थिंक समझ में, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड बेसिस आपका कहलाएगा। ठीक है? अब देखिए शायद ये पूरा एग्जांपल नंबर 9 ही है जो मैंने आपको समझाया। शो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज द बेसिस ऑफ, ये पूरा सॉल्व है बट हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। लेट s is equal to epsilon 1 epsilon 2 epsilon 3। फर्स्ट वी विल शो दैट s is a Li set, c1 c2 c3 r ऐसे कंबाइन कर दिया, सॉल्व किया, इन्होंने ये मिला दिया, is 0, showing that set s is Li। अभी आप कर चुके हैं इस चीज को। नाउ एनी वेक्टर ABC, एनी वेक्टर यानी कि जनरल वेक्टर belonging to V3R can be expressed as a linear combination of the vectors, linear combination of vectors epsilon 1 epsilon 2 epsilon 3 as, यहाँ ध्यान दीजिएगा, as ABC can be written ABC is equal to A epsilon 1 plus B epsilon 2 plus C epsilon। Hence the given set of vectors, जो given set of vectors है set of vectors space V3R has the given, कुछ लैंग्वेज का वर्ड लग रही है, has the given set form a basis set of vector space होना चाहिए, given set form a basis set, ठीक, of vector space V3R। फिर उन्होंने बाद में शायद लिखा है that there it is नहीं यार लैंग्वेज गलत है, therefore it is a basis of V3R is called the natural basis of V3R। नेचुरल मैंने बताया था आपको, लाइन छोड़ दीजिए, is a basis of V3R। अल्टीमेटली आप समझ गए कि गिवन सेट जो होगा वो बेसिस बना रहा है, क्यों? क्योंकि Li भी है और लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है। क्लियर? अब देखिए जैसे यहाँ की बात करें, एक रिमार्क हमने याद किया था, सेट S is equal to 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 is linearly spanning set of V3R। कुछ बुक्स में इस आप पढ़ेंगे तो बेसिस के बारे में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाया गया है, लेकिन हमने जो ये नोट्स दिए हैं आपको, ये पूरा फुल लेंथ में दिया हुआ है अच्छी तरीके से। ठीक है? कुछ लोग एक ही प्रॉपर्टी से काम चला लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, आपको दोनों दिखाना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये हमने एक एमडी राय सिंघानिया की आती है, उनसे देख करके लिखा थे नोट्स। ठीक है? तो उस चीज हम बता रहे हैं आपको। जैसे 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 is linearly spanning set of V3R। स्पैन तो कर रहा है, दैट इज LS is equal to V3R, स्पैन तो कर देगा हर वेक्टर को, बट इज नॉट ए बेसिस V3 बिकॉज सेट S is LD, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है? तो लीनियर डिपेंडेंट होने की वजह से बेसिस नहीं बनाएंगे। स्पैन कर सकता है, स्पैनिंग आप कैसे चेक करेंगे? तो वो वेक्टर फॉर्म में उसमें जाना पड़ेगा आपको, लीनियर इक्वेशंस बना करके जनरल वेक्टर लेंगे, अभी आगे आएगा आपका। ठीक है? तो ये हम और बता देंगे आपको कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाए। तो आई थिंक इतना समझ में आएगी आपको। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जांपल 11। ठीक, ध्यान दीजिए। शो दैट वेक्टर अल्फा 1, एक अल्फा 1 वेक्टर, एक अल्फा 2 और एक आपका अल्फा 3 है, फॉर्म ए बेसिस ऑफ R3। पहले इतना पढ़ते हैं, फिर एक्सप्रेस वाला हम बाद में बता देंगे आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है? तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तीनों वेक्टर्स को हम लोग एक सेट में ले लेंगे, B is equal to अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो R3 का दिखाना है, तो समझिए वेक्टर स्पेस आपका जिसमें 3 टुपल्स होंगे। तो एक सेट में लेकर उस सेट को हमें क्या दिखाना होगा कि Li है। सेट
B will be basis of R3 if this set B is Li, मतलब कि लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन R3 और R3 को स्पैन भी करता हो, ठीक है। वेयर R3 इज इक्वल टू V3R ABC फॉर एवरी ABCG बिलोंगिंग टू R टू शो दैट B is Li। अब पहला पॉइंट, दो पॉइंट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। तो लेट C1 C2 C3 belongs R such that C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus C3 alpha 3 is equal to 0 वेक्टर, राइट। अब C1 अल्फा 1 की वैल्यू पुट कर दी, C2 अल्फा 2 की वैल्यू पुट कर दी, C3 अल्फा 3 की वैल्यू पुट कर दी और 0 वेक्टर के 3 0 लगा दिया, ठीक है। 3 to 4 यू विल गेट 3 इक्वेशंस, 3 इक्वेशन मिलेंगी आपकी, ठीक। और मैट्रिक्स का एक फॉर्म आ गया। द मैट्रिक्स फॉर्म ये आपको दिया हुआ है, C1 C2 C3 तीन यहाँ अननोन है या वेरिएबल्स भी कह सकते हैं इसको। AX इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आया, ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन रहा है आपका। कल हमने आपको फ्लो चार्ट में बताया भी था, और BSc 1 में जाइए, वहां देखिए चैप्टर पूरा रिवाइज कर लीजिए। वहां पर टेकिंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही हो सकता है यहाँ पर, इसकी रैंक निकाल लेंगे और नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेक कर लेंगे। वैसे तरीका और भी है LI और LD चेक करने। कल हमने आपको बताया था कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, ठीक है, तो नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा, और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो तो सोल्यूशन आपका जीरो है, दैट इज C1 C2 C3। एक काम ये भी कर सकते थे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट निकाल लेते और डिटरमिनेंट आ जाती नॉन जीरो तो सोल्यूशन हो जाता जीरो, यानी C1 C2 C3 जीरो। एक तरीका ये है, देखिए आगे क्या किया चेक करते, नहीं इसमें वो लगाया गया है, रो ऑपरेशन के थ्रू किया है, ठीक है। R3 चेंज कर दिया, फिर R3 चेंज किया 2 बार और एक्लॉन फॉर्म में ले आए। तो एक्लॉन फॉर्म में इसकी जो रैंक आ रही है वो 3 आ रही है, नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है, तो हैज जीरो सोल्यूशन। देखिए भैया ना जीरो सोल्यूशन। और एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स आई है तो यहाँ इंप्लाइज करके लिख सकते थे दिस, और यहाँ लिखिए 1 0 -1 और 1 2 1 0 -3 2, एग्जाम में भी कर सकते हैं। और यहाँ नंबर, यहाँ पर वैल्यू निकालिए, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी एंड आई एम श्योर कि इट विल बी नॉन जीरो वैल्यू। कैसी होगी? ये नॉन जीरो वैल्यू ही आएगी आपकी, तभी जाकर के इसका सोल्यूशन जीरो आ पाएगा। देन यू विल बी एबल टू क्लेम दैट द सोल्यूशन विल बी जीरो, दैट इज C1 C2 C3 इक्वल टू जीरो आ जाएगा इन दैट केस। अदरवाइज ये तरीका लगाइए आप, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। कुल मिला के जीरो सोल्यूशन है, इसलिए C1 C2 C3 की वैल्यू जीरो हैज ट्रायंगल सोल्यूशन, देयरफॉर B इज Li। एग्जाम में कोई स्पेलिंग लिखिएगा, देयरफॉर B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक। अब शो करना है कि LB इक्वल टू R3, यानी कि स्पैनिंग हो रही है। LB इक्वल टू R3 इक्वल टू V3R। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे, एक वेक्टर में जनरल वेक्टर लेंगे ABC बिलोंगिंग V3R। तो वेक्टर को लेफ्ट में लिखेंगे C1 अल्फा 1, ये जो आपके पास ऊपर वेक्टर है, इसको अगर अल्फा 1 से डिनोट किया है तो ठीक है, हाँ किया भी है। यहाँ पर देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिखा गया है, उनकी वैल्यूज ऊपर दी हुई है। तो चाहे तो आप यहाँ अल्फा 1 लिखने के बाद वैल्यू पुट करें, और चाहे तो आप डायरेक्टली पुट कर दें C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 C3 अल्फा 3। तीन इक्वेशंस बन गई आपके, ठीक। ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। इस बार जो मैट्रिक्स फॉर्म आया है वो एक्चुअली में AX इज इक्वल टू B फॉर्म में आया, क्लियर। अब यहाँ देखना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर ये कंसिस्टेंट होगा तभी आप ABC को कह सकते हैं कि एक्सप्रेसिबल है। इनकंसिस्टेंट हो गया तो फिर एक्सप्रेसिबल नहीं आ पाएगा, सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, फिर C1 C2 नहीं निकल पाएगा। और एक बात और भी है कि C1 C2 C3 फाइनाइट भी होना चाहिए, तभी तो एक वेक्टर कंबाइन हो पाएगा। C1 C2 C3 फाइनाइट नहीं आएंगे तो फिर तो हो ही नहीं पाएगी वैल्यू, फिर तो बदलती रहेगी। लेफ्ट वाला ABC तो फिक्स हो गया, राइट वाला बदल जाएगा सब। तो कंसिस्टेंट भी हो, यूनिक सोल्यूशन भी है, तभी आप कह पाएंगे कि ABC इज एक्सप्रेसिबल फाइनाइटली, राइट। तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। ये हमने जो बताया था कल, एक्लॉन फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, ये ले गए यहाँ पर, और इसको यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन लगाया। एक्लॉन मैट्रिक्स हैज नो जीरो रो। एक्चुअली एक ऑपरेशन यहाँ पर और लग सकता था, लगाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें ये किया गया है, और एक ऑपरेशन और लगा सकते थे यहाँ पर कि R3 चेन बाई इस पे, इस वाले से जीरो बना सकते थे, ठीक है। R3 माइनस R2, तो जब आप ये कर देंगे तो यहाँ पर 1 1 0 A और 0 2 माइनस 3 और B 0 0, और जबकि माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और C प्लस A माइनस B आ जाएगा, ठीक है। ये चीज तो कुल मिलाकर यहाँ जीरो रो नहीं आ रही है कोई भी, तो रैंक ऑफ AB भी 3 आ रही है,
देख रहे हैं कोई जीरो रो तो है नहीं इसके अंदर, तीनों की तीनों नॉन जीरो रो है क्योंकि यहाँ 5 आ गया है। तो 5 आने की वजह से रैंक ऑफ ए भी 3 हो गई और इस 5 की वजह से, ठीक। और सी प्लस ए माइनस बी अगर जीरो हो भी जाता है थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए सी प्लस ए माइनस अगर जीरो हो भी जाए, तो ये जो आपका 5 है ना, यहाँ पर हम एरो बना रहे हैं इसीलिए, जो 5 है इसकी वजह से ये वाली रो तो नॉन जीरो ही रहेगी, ठीक है, सी प्लस ए माइनस बी के जीरो होने के बावजूद। और स्थिति आएगी भी ऐसी क्योंकि सी ए माइनस बी जो लिखा है ये अलग अलग नंबर्स हैं, कभी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बैठ गया कि सी प्लस ए माइनस बी के बराबर हो गया तो जीरो कर देगा उसको, ठीक। लेकिन ये 5 जो आपका प्रेजेंट है, ठीक है, थर्ड कॉलम और थर्ड रो में, तो ये इसको रो को नॉन जीरो रहने देगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ ए भी 3, रैंक ऑफ ए बी 3 और ए बी 3 और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 हो रहा है, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एबीसी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। Hence system is consistent, have unique solution for C1 C2 C3 C1 C2 C3 therefore any vector, क्योंकि एबीसी कोई फर्क नहीं है, अगर एबीसी इन यहाँ आ जाता है इसके बीच में, हम आपको बता दें अगर एबीसी आपका यहाँ पड़ जाता कहीं, यहाँ पर हमने ब्लू कलर से कवर किया हुआ है ये वाले पोर्शन, ठीक है, तो फिर दिक्कत होती है, लेकिन आ ही नहीं रहा है। और यहाँ पर 5 जो आपका आया है इसने आपको सेव कर लिया है, R3 जीरो नहीं हो पाई। तो therefore any vector ABC of R3 can be expressed as a linear combination of the vectors of B, hence B form basis of R3। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि आपको एलआई प्रूफ करना है और स्पैनिंग प्रूफ करनी है, स्पैनिंग की लैंग्वेज क्या लिखनी है भी समझ में आ गया है, ठीक है। अब आते हैं कि एक्सप्रेस ईच स्टैंडर्ड वेक्टर, इसके दो पार्ट थे सवाल के कि आपको हर स्टैंडर्ड वेक्टर को एक्सप्रेस ईच ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स, स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स आपको याद करके रखने पड़ेंगे, हमने बताया था एप्सिलॉन 1 1 0 0 और एप्सिलॉन 2 0 1 0 और एप्सिलॉन 3 की वैल्यू जो होगी 0 0 1 हो जाएगी, राइट। एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यानी यहाँ पर 3 बार आपको वर्क करना पड़ेगा, एक बार एप्सिलॉन 1 को एक्सप्रेस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में, फिर अल्फा 2 को एक्सप्रेस करेंगे, फिर अल्फा एप्सिलॉन 2 को करेंगे, फिर एप्सिलॉन 3 को करेंगे, ठीक। देखिए एक किया गया है और उसके बाद हो सकता है सिमिलरली क्लेम कर दिया गया, तो ये 3 आपके पास स्टैंडर्ड है, यहाँ करली ब्रैकेट होगा टू एक्सप्रेस ईच ऑफ द स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3। लेट अस राइट दीस वेक्टर्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा अल्फा 2 एप्सिलॉन 1 लिखा, C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 C3 अल्फा 3, x1 x2 x3 यूज कर सकते हैं, स्केलर के लिए कोई बाउंडेशन नहीं। लेफ्ट में आपने एप्सिलॉन 1 की वैल्यू पुट कर दी 1 0 0 और राइट में C1 के साथ 1 0 -1 एज पर गिवन अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3, जैसा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दिया हुआ है उसी प्रकार से लिख लिया। आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी, ठीक। 3 इक्वेशंस को वैसे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन का सब पार्ट है, इसका जो इस क्वेश्चन का मेन पार्ट था वो था बेसिस, तो बेसिस वाला तो आपने पूरा डिटेल में कर दिया, सब पार्ट होने की वजह से इसको साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो जैसे आपने 10th वगैरह में पढ़ा या 11th में पढ़ा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन सब्सट्रैक्शन वगैरह लगा करके, उससे करके अल्टीमेटली आपको वैल्यू निकालनी है, और चाहे तो आप फिर वो पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लगा दीजिए, उससे निकाल लीजिए, और जब सॉल्व कर लेंगे पूरा सिस्टम तो 3 वैल्यूज मिल जाएंगी C1 C2 और C3, और उनकी वैल्यूज यहाँ पर ला करके रख देंगे। आई थिंक कल भी हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था और लीनियर कॉम्बिनेशन में पुट किया था, उसी तरीके से सिमिलरली अगर राइटिंग करेंगे तो ये दोनों भी आपके निकलेंगे। आई थिंक समझ में भी आ गया होगा कि स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर क्या होते हैं, और इस प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर्स में किया भी गया है, और इस प्रॉब्लम में जो बेसिस वेक्टर है वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो एनी 3 वेक्टर्स है। आगे जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स मिलेंगी उनमें भी अलग अलग आपके पास वेक्टर्स होंगे। तो आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में